तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सिस्टर चूचू को दिखाया जाता है जो कि अपने सामने जूफेन के पीछे उसके साथियों को इस तरीके से नॉन स्टॉप चलते हुए देख करके जूफेन से पूछती है कि मैं इस चीज के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर तुम्हारे पीछे के उन लोगों के साथ क्या हो रहा है। तो जूफेन कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये लोग तो बस थोड़े से डिसोबीडेंट हो गए थे और इसीलिए इन लोगों को पनिशमेंट देना ही मेरी जॉब है। तो ये सुनो अब किंगचन कहती है कि मैं तुम्हारे स्टाइल को अच्छी तरीके से जानती हूँ, तो इसलिए अब इन सबको सेव करके रखो। और तुम इतने लंबे समय तक ल्यू क्लैन में रहे लेकिन फिर भी तुमने आज तक उनके ऊपर अपनी इविल टेंडेंसी का उपयोग नहीं किया और हमेशा से ही तुमने उनको पूरी दुनिया से बचा करके आज टियान्यू का उन्हें सबसे बड़ा पावर हाउस बना दिया। तो किंगचन की ये सारी बातें सुन करके जूफेन भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। जबकि तभी वेनेरेबल यान जूफेन को छेड़ते हुए कहते हैं कि ओ बेटे साला तुमने हमको तो बताया नहीं कि ये है तुम्हारा डाउन पार्ट, और जरा देखो तो सही, मैं ये क्लियरली देख पा रहा हूँ कि ये लड़की आखिर तुम्हारे इतने ज्यादा क्लोज क्यों है। तो अब इधर वेनेरेबल यान को इस तरीके से छेड़खानी करता हुआ देख करके जूफेन उनकी ओर गुस्से में सीरियस तरीके से घूरते हुए देखने लगता है। तो देख करके तो वेनेरेबल यान की भी हालत खराब होने लगती है। तो जूफेन कहता है कि निराशाजनक समय पर निराशाजनक काम की पुकार, यहाँ पर और अधिक समय तक रुके रहना सिर्फ हमें ही और ज्यादा बर्बाद करेगा, इससे तो बेहतर रहेगा कि हम लोग तुरंत यहाँ से चले जाएं। तब ये सुन फेरी सुई कहती है कि मगर लेकिन फिर यंग मास्टर और बाकी के सभी एल्डर्स का क्या, हम लोग उन्हें इस तरीके से छोड़ करके तो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तो वेनेरेबल यांग उससे कहते हैं कि ठीक है फिर तुम यहीं रुको और उस बच्चे को यहाँ पर अपना खेल खेलने दो, क्योंकि जाते समय उसे बुरा लगेगा और उसके ऊपर दबाव पड़ेगा और इसी तरह हम लोग उसे बाहर निकालेंगे और उसकी गेम की इस सारी टेबल को पलट देंगे। और अगर तुम इस लॉजिक को भी नहीं समझ सकती हो फिर तो सचमुच मुझे लगता है कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट तो बिल्कुल ही होपलेस है। इधर वेनेरेबल यांग की ये सारी बातें सुनने के बाद में फेरी सुई भी कुछ कुछ समझने लगती है, फिर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए अपने मन में कहती है हाँ बिल्कुल सही, उस डिमोनिक कल्टीवेटर के साथ डील करने के लिए ये डिमोनिक कल्टीवेटर्स उससे भी ज्यादा एक्सपीरियंस है और ये चीज काफी ज्यादा रेयर है कि ये लोग हमारी मदद करने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो इसलिए मुझे अभी इनकी बात माननी चाहिए। ये सब सोचने के बाद फिर फेरी सुई जूफेन से कहती है कि ठीक है जूफेन, अब तुम जो कुछ भी कहोगे मैं वही करूंगी। तो जूफेन उसे कहता है कि क्या अब तुम्हें समझ में आया? खैर चलो कोई नहीं। इसी वक्त उस डॉम का गेट जोरों से खड़कने लगता है और अचानक से बड़ी तेजी से साइड में से काफी ज्यादा फॉग अंदर आने लगती है। देख करके तो वहाँ पे अंदर खड़े सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि ये क्या, आखिर बाहर के बैरियर का क्या हुआ और आखिर ये फॉग इस तरीके से तेजी से अंदर कैसे आ पा रही है। तो जूफेन फेरी सुई से पूछता है कि क्या बाकी का काम रात में नहीं हुआ? तो फेरी सुई जूफेन का सवाल सुन उसे हाँ करती है। तो जूफेन कहता है कि लगता है कि वो लड़का पहले इनिशिएटिव लेना चाहता है और हमारे इस जगह को छोड़ के जाने से पहले वो अपनी चाल चलना चाहता है। ये सुनकर तो फेरी सुई और भी ज्यादा घबरा जाती है और घबराते हुए जूफेन से कहती है कि क्या तो फिर आखिर अब हम लोग क्या करेंगे? जबकि इधर जूफेन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मगर लेकिन आज रात ही क्यों, तो क्या उसका समय खत्म हो गया है या फिर कुछ और? तो ये सब सोच फिर जूफेन फेरी सुई से पूछता है क्या हाल ही में आपके किसी डिसाइपल को पकड़ा गया है? तो फेरी सुई कहती है कि नहीं, तब से तो बिल्कुल भी नहीं, जब से हमने इस बैरियर को खड़ा किया है। तो फेरी सुई की ये सारी बातें सुनने के बाद में फिर जूफेन अपने मन में कहता है अब तक अपने हाथ को रोके रखना उसका खुद का रीजन था, लेकिन इसी के साथ फिर जूफेन काफी ज्यादा शॉक होते हुए किंगचन के बारे में सोचते हुए कहता है कि बाय द वे लेकिन वो ओल्ड मैन। इतना सोचते फिर वो जल्दी से फेरी सुई से चिल्लाते हुए कहता है कि क्या आपने जब उस एल्डर को बांध रखा था तो क्या आपका कोई डिसाइपल गायब हुआ था? फिर क्या हमेशा ही कोई ना कोई डिसाइपल उस एल्डर के साथ में था? तो फेरी सुई जूफेन से कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, जब हमने उस ओल्ड मैन को बांध रखा था तो तब उसके ऊपर निगरानी करने के लिए हमने किसी भी डिसाइपल को नहीं रखा था। तो क्या इसका मतलब ये है कि इस सब के पीछे कोई भी यूथ नहीं बल्कि इस सब को करने वाला वही ओल्ड मैन है? तो फेरी सुई की ये बात सुनकर तो जूफेन चिढ़ते हुए उससे कहता है कि आखिर तुम ये कैसी बकवास बातें कर रही हो? अगर वो एल्डर चाहता तो वो कभी भी तुम सभी लोगों की गर्दन को एक ही बार में तोड़ डालता, बल्कि सच बात तो ये है कि वो लड़का सिर्फ और सिर्फ उस एल्डर की वजह से ही अब तक यहाँ पे आने के लिए डरा हुआ था, लेकिन अब उसके लिए वो डर दूर हो गया है। वो आगे अपनी चाल चलने के लिए पूरी तरीके से फ्री हो चुका है। अगर हमें ये बात पहले ही पता होती तो हम उन मिस्टर को और भी ज्यादा रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते। अब जूफेन की ये सारी बातें सुनने के बाद में फेरी सुई काफी ज्यादा दुखी होते हुए कहती है कि आखिर हम लोग इस तरीके के अंधे कैसे हो सकते हैं, जो कि हम अब तक उन एल्डर के बारे में जरा सी भी नहीं जान पाए। मगर लेकिन अब तो वो एल्डर चले गए और आखिर अब क्या होगा? जबकि इधर जूफेन उन लोगों की उमड़ते हुए कहता है कि अब जो होना था वो तो हो गया, इसलिए अब उस बात के ऊपर सॉरी फील करना बंद करो और अब जल्दी से मेरे पीछे पीछे ऊपर चले आओ। इतना कहते ही जूफेन जल्दी से सिस्टर चूचू के हाथ को पकड़ता है और हाथ पकड़े हुए ही उन्हें अपने साथ ले जाते हुए कहता है हमें जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा इस फॉग से डिस्टेंस बनाना होगा। इतना कहते हुए जूफेन किंगचन का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगता है। जबकि जूफेन को इस तरीके से देख किंगचन भी अपने मन में कहती है कि ये हमेशा से
ही मेरे प्रति कोल्ड रहता है, लेकिन कम से कम मैं अभी भी उसके दिल में हूँ। ज़ूफेन सिस्टर चूचू को अपने साथ सीढ़ियों से ऊपर ले जाता है, पीछे खड़े उसके साथी क्विलेंग, गुईहू वगैरह। ये सब लोग भी घबराते हुए ज़ूफेन से कहते हैं कि स्टीवर्ट ज़ू, आखिर हम लोगों के बारे में क्या? क्योंकि गैंगर भी घबराते हुए ज़ूफेन से कहता है कि मास्टर, कि क्या आप हमारे पॉइजन को अभी हटा सकते हैं? तो क्विलेंग भी कहता है कि हाँ, क्यों ना हम इसके खत्म हो जाने तक का इसका इंतजार करें। इधर वेनेवलियान भी ज़ूफेन से कहते हैं कि हाँ ज़ूफेन, ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एक काफी बड़ी इमरजेंसी है, इसलिए सबसे पहले तुम्हें इन लोगों को फ्री कर देना चाहिए। तो ये सुनकर तो ज़ूफेन हंसते हुए कहता है कि क्या कहा, इन्हें रिलीज कर दूं? इसी के साथ फिर ज़ूफेन एक डेविलिश से स्माइल देते हुए कहता है, मेरे कहे गए हर एक बर्ड सोने की लकीर की तरह है और इस दुनिया में कोई भी चीज उन्हें बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकती, इसलिए बेहतर रहेगा कि आप अपनी एनर्जी भागने के लिए लगाएं, ना कि इन वर्ड्सों के ऊपर वेस्ट करने के लिए। तो ज़ूफेन की ये बात सुनकर तो ज़ूफेन के बाकी के सभी साथी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इधर गैंगर भी आगे कुछ नहीं कहता और सिर्फ गुस्से में अपने दांत पीसते रह जाता है। तो बाकी के सभी लोग अपनी पूरी जान लगा करके उस फॉग से बचने के लिए तेजी से सिटियों की ओर भागने लगते हैं। तो उन्हें इस तरीके से करता हुआ देख ज़ूफेन भी खुश होते हुए कहता है कि बहुत अच्छे, मुझे लगता है कि मैंने उन्हें अब तक कड़ी मेहनत करने के लिए उन्हें उचित प्रोत्साहन नहीं दिया था, लेकिन अब देखो तो जरा वो लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो वेनेवलियान ज़ूफेन से कहते हैं कि ज़ूफेन, ये टाइम उनकी ट्रेनिंग कराने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आखिर कौन जानता है कि आखिर उस फॉग के अंदर क्या छुपा हुआ है, और मैं इस तरीके से डबल ड्रैगन गैदरिंग में सिर्फ खाली केवल तुम्हारे साथ ही अकेला नहीं जा सकता। तो तब ज़ूफेन उनसे कहता है कि उन्हें इस तरीके से पानी का परीक्षण करने देना ये अभी और भी ज्यादा अधिक अच्छा रीजन है। तो वेनेवलियान चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो, और आखिर डबल ड्रैगन गैदरिंग के बारे में क्या हो कि वो लोग एंड पे जाकर के फेल हो जाए। तो ज़ूफेन उनसे कहता है कि पहले आप शांत हो जाइए, और क्या हम लोगों ने उस आदमी के इरादे का अंदाजा नहीं लगाया, और उसकी असली प्लानिंग तो यही है ना, जो कि मुझे यकीन है कि वो सिर्फ उन सभी लोगों को पकड़ना चाहता है। हालांकि मैं इस बात को लेकर के काफी ज्यादा चिंतित हूँ कि आखिर वो उन लोगों को किस तरीके से ले जाएगा, और चाहे वो कितना भी ज्यादा शक्तिशाली क्यों ना हो, किसी शहर को उसके सभी सिटीजन्स के साथ पूरी तरीके से मिटा देना जितना आसान सुनने में लगता है, उससे कहीं गुना ज्यादा मुश्किल है, जबकि उन सभी को मार डालना उससे ज्यादा आसान है। और यही मेरा एक रीजन है, इसकी की वजह से मैं यहाँ हम सभी लोगों को फॉग से दूर लाया हूँ। तो अब ज़ूफेन की ये सारी बातें सुनने के बाद में फेरिस हुई भी ज़ूफेन को देखते हुए अपने मन में कहती हैं कि इस तरीके से सबसे गंभीर खतरे में भी इस तरीके से शांत रहने में डीमन स्कैमिंग सचमुच में एक ट्रू टैलेंट को बाहर ला पाया है। इधर वेनेवलियांग भी थोड़ा खुश होते हुए ज़ूफेन से कहते हैं कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वो लोग कुछ समय तक तो बिल्कुल ठीक रहेंगे, और मैं तो बस कुछ समय के लिए उस चीज को भूल ही गया था। तो अब वेनेवलियांग ज़ूफेन से ये सब कह रहे होते हैं कि तभी ज़ूफेन और वेनेवलियांग सामने के नजारे को देख काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं, उनके सामने फॉग धीरे धीरे सभी को कैप्चर कर रही होती है। गैंगर चिल्लाते हुए कहता है कि मदद करो, कोई मुझे बचाओ बचाओ करके क्विलेंग भी अपने बेटे के लिए परेशान होते हुए उसे आवाज लगाने लगता है। तभी अगले ही पल फॉग बड़ी तेजी से आगे बढ़ करके और क्विलेंग और बाकी के सभी लोगों को अपने अंदर कवर कर लेती है। तो अपने सामने के ये सब नजारे को देख ज़ूफेन भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि ये तो काफी ज्यादा अजीब बात है कि ये पकड़े गए लोग ना तो मरे हुए दिख रहे हैं और ना ही बंदी दिख रहे हैं, तो फिर आखिर हमें से क्यों नहीं सेंस कर पा रहे। तो गाइस, अब इसी के साथ में हमें एंड पे बताया जाता है कि आखिर इस नरभक्षी कोहरे का रहस्य क्या है। तो अब इधर दूसरी ओर चारों ओर फॉग को फैलता हुआ देख करके वेनेवलियांग भी चिल्लाते हुए कहते हैं ज़ूफेन, वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मगर लेकिन वो मरे नहीं है ना। तो ज़ूफेन कहता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हमने फॉग में किसी भी तरीके की चीख को नहीं सुना, तो इसका मतलब तो यही है कि वो लोग खाली एक जगह पर ठहर चुके हैं, ना कि मरे हुए हैं, और मैं इन लोगों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बचा लूंगा, और जैसे ही मैं सारे प्रोसेस को फिगर आउट कर लूंगा उसके बाद ही अगली मेरी बारी होगी। तो ज़ूफेन की ये बात सुनने के बाद में तीनों वेंडरबल्स ज़ूफेन को ही घूरने लगते हैं। उससे कहते हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो ज़ूफेन उनसे कहता है कि मुझे अभी भी पूरी तरीके से समझ में नहीं आया मेनली यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे थोड़ा और ऑब्जर्व करने के लिए कुछ और बलि के बकरों की जरूरत है, और तभी शायद आगे मैं कुछ कर पाऊँ। इसलिए अब आप डिसाइड कीजिए कि आप में से कौन वहाँ जाने वाला है, और चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आखिर में जैसे ही मुझे सब कुछ पता चल जाएगा मैं आप सभी लोगों को बचा लूंगा। तो ज़ूफेन की ये बात सुन वेनेवलियान चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या कहा, क्या हम तुम्हें बलि के बकरे दिख रहे हैं, और अगर तुम्हें ट्राई करने की इतनी ही ज्यादा चुल है तो क्यों ना तुम खुद इसे जाकर के ट्राई करो। तो ज़ूफेन उनसे कहता है कि ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि हम में से जितने भी लोग यहाँ पर हैं उन सभी में से सबसे तेज आंखें मेरी ही हैं, और साथ ही बैरियर्स को खड़े करने और पिल्स को बनाने की नॉलेज भी मुझ पे ही है। तो फिर बताइए, अगर मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ तो फिर आखिर आप क्या कर लोगे। इसलिए यहाँ पे सिर्फ मैं ही हूँ जो कि आप
सभी लोगों को बचा सकता है, तो मेरे जाने के बाद आप सभी लोग भी मेरे पीछे पीछे ही आ जाओगे। इससे इस कोहरे का परीक्षण करने का इम्पोर्टेंट मिशन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, जबकि मैं पीछे सेफली आपका इंतजार कर रहा हूँ। तो ज़ूफेन की ये सारे प्लानिंग को सुनने के बाद में वेनेवल येन भी वेनेवल यान से कहते हैं कि हाँ, इसकी बात में पॉइंट तो है। तभी वेनेवल को आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि फाइंड यिंग, इसलिए तुम्हें वहाँ जाना चाहिए क्योंकि आज यहाँ पर तुम्हारे सेक्रीफाइस की ही जरूरत है और इसी से हम ब्रदर्स को यहाँ से निकलने का एक रास्ता मिल पाएगा। तो ये सुनकर तो वेनेवल यान गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम बहन के टको, तुम साले दोगले हो दोगले। साला उसकी साइड को लेकर के तुम लोग मुझे मरने के लिए छोड़कर जा रहे हो, और क्या बस इतना ही था हम लोगों का सेंचुरी से चला हुआ ये भाईचारा? और साला इतनी जल्दी तो लड़कियां भी पलटी नहीं मारती जितनी जल्दी तुम पलट रहे हो। तो पीछे से ज़ूफेन स्माइल करते हुए कहता है, वेनेवल फाइंड यंग, क्या आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? चिंता मत करो यार, मैं आपको बिल्कुल भी मरने नहीं दूंगा, इसलिए जाओ और बेधड़क कूद जाओ। ज़ूफेन की ये बात सुनने के बाद तो वेनेवल यंग भी थोड़ा हेजिटेट करते हुए उस कोहरे की ओर देखने लगते हैं और ज़ूफेन से कहते हैं कि वैसे भी ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। इसलिए वेनेवल यंग अपने शरीर में जोश के समंदर को एक्टिवेट करते हैं और एकदम उस फॉग के अंदर कूदने के लिए तैयार होते हुए कहते हैं कि मेरे ऊपर खैर जताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर मेरे वहाँ जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा और अगर मेरे वहाँ जाने से भी तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाए, तो तुम भी इनफ तरीके से जल्द ही मुझे फॉलो करते हुए मेरे पीछे पीछे ही आ जाओगे। और इसके अलावा मैंने तो डबल ड्रैगन गैदरिंग को भी सर्वाइव किया है, तो फिर आखिर ये चीज मेरे सामने है ही क्या? इतना कहकर के वेनेवल यंग उस फॉग के अंदर गोता लगाने के लिए कूद पड़ते हैं और अपना हाथ बढ़ा करके उस फॉग के अंदर हमला करने वाले ही होते हैं कि तभी वो अचानक से अपने सामने के नजारे को देख काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और जल्दी से पीछे मुड़ते हुए ज़ूफेन से कहते हैं कि ज़ूफेन ये तो, मगर तभी वो आगे कुछ नहीं कह पाते और वो फॉग उन्हें भी पूरी तरीके से अपने अंदर कवर कर लेती है, जो देख करके वेनेवल यिन और वेनेवल गुई भी वेनेवल फाइंड यंग के लिए काफी ज्यादा परेशान होते हुए उन्हें आवाज लगाते हैं और फिर वो ज़ूफेन से पूछते हैं कि आखिर ये किस तरीके की भयानक चीज है। तो ज़ूफेन उनसे कहता है कि ये फॉग करीब से बिल्कुल भी घातक नहीं है और यहाँ तक कि ये अपने शिकार को आवाज भी करने नहीं देती। और फाइंडिंग के उस लास्ट एक्शन को देख करके मुझे लगता है कि फाइंडिंग को उसमें जरूरी कुछ न कुछ तो मिल गया होगा और मेरे ख्याल से शायद ये चीज किसी भी आवाज को बाहर जाने से रोकती है। उन्हें एक ही जगह पर रोके रखा गया ताकि मास्टरमाइंड उन्हें बांध सके। इसी के साथ फिर ज़ूफेन गंभीरता से सोचते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर ये है क्या चीज। साथ ही फिर वो अपने सभी साथियों के बारे में सोचने लगता है, जैसे कि वो सभी लोग पूरी तरीके से टूट चुके हों और उसी को अपनी मदद के लिए आवाज लगा रहे हों। तभी इस सब के बारे में सोचते हुए ज़ूफेन काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और फिर ज़ूफेन को कुछ तो समझ में आ गया होता है, इसलिए वो स्माइल करते हुए कहता है कि ओ, अब मुझे क्लियरली सब कुछ समझ में आ गया और सचमुच उस बच्चे ने तो मेरे साथ लगभग फेल खेल ही लिया था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है। तो अब ज़ूफेन को इस तरीके से देख सिस्टर चूचू भी ज़ूफेन से पूछती हैं कि ज़ूफेन क्या तुम्हें कुछ रास्ता मिल गया? तभी वेनेवल कोई भी ज़ूफेन से पूछते हैं कि ज़ूफेन क्या तुम्हें समझ में आ गया कि आखिर ये क्या चीज है? तो ज़ूफेन कहता है कि यकीनन इस चीज के दिखावे ने हम सभी लोगों को मूर्ख बना दिया है, क्योंकि ये कोई फॉग नहीं है और ना ही इसके अंदर कोई जहर है और इससे भी अच्छी बात तो ये है कि इसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। और क्या उस लड़के के बारे में आपको हमारी एनालिसिस के बारे में याद है? वो सचमुच में सिर्फ हमारे साथ मजाक कर रहा है, इससे पहले कि वो हम सभी लोगों को निगल जाए। उसने हमें डराने के लिए और हमें भ्रमित करने के लिए इस कोहरे को फैलाया, जबकि वाकई में ये तो सिर्फ एक एक्सपेंडिंग बैरियर के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक भ्रमित करने वाली अरे फॉर्मेशन है और सिर्फ एक बार इसके अंदर जाने के बाद आप अजीब व गरीब इल्यूजन्स में फंस जाते हैं और इसके द्वारा निगल लिए जाने के बावजूद भी आप बच नहीं पाते और खुद से इससे बाहर नहीं निकल पाते। तो तब ज़ूफेन की ये सारी बातें सुनने के बाद में वेनेवल गुई भी कहते हैं कि तो इसी वजह से फाइंड यांग के अटैक करने के बावजूद भी उसके अटैक का कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि असलियत में तो उसके सामने कुछ था ही नहीं और जब वो चिल्लाया होगा तो वो भी इसी कंक्लूजन के ऊपर पहुंचा होगा। लेकिन जैसे ही उसे कुछ समझ में आ पाया, ऐसे ही इल्यूजन्स ने उसे अपने अंदर जकड़ लिया और यही सब बाकी सब लोगों के साथ भी हुआ होगा। जो कोई भी लोग इस इल्यूजन में फंसे होंगे उनकी आंखें धुंधली हो गई होंगी, लेकिन फिर भी वो रो नहीं सकते क्योंकि अब वो इल्यूजन में पूरी तरीके से डूब चुके हैं। लेकिन अब मैं इस चीज के लिए तो पूरी तरीके से श्योर हूँ, वो बंदा अरेज को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है, क्योंकि यहाँ तक कि एक इथेरियल स्टेज का एक्सपर्ट भी उससे बच करके नहीं निकल पा रहा। तो वेनेवल गुई की ये सारी बातें सुनने के बाद में ज़ूफेन भी अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचने लगता है और फिर ज़ूफेन कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बंदा इतना भी ज्यादा टफ नहीं है और मेरे ख्याल से ये अरे डेफिनेटली 7th ग्रेड से तो ऊपर
पावर की है और काफी ज्यादा जटिल है। तो तब ये सुन फेरिसुई भी हैरान होते हुए जूफन से कहती है कि मगर लेकिन इतना भी एक इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट को रोके रखने के लिए काफी नहीं है। तो फिर आखिर वो फिर भी ये सब कैसे कर पाया? तो बताओ आखिर तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तो जूफन कहता है कि उसने जरूर इसके इफेक्ट को बढ़ाने के लिए कोई स्पेशल रास्ता यूज किया होगा और इसका मोस्ट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये है कि उसने जरूर ही सीक्रेट यानी कि पवित्र स्टोन्स का यूज किया होगा। पवित्र स्टोन्स का नाम सुनकर के तो उन दोनों लड़कियों का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या कहा सीक्रेट स्टोन्स? तो तब जूफन आगे कहता है और इस पूरे एंटायर वेस्टर्न लैंड में सिर्फ और सिर्फ मिडिल और सुपीरियर 3 सेक्टर के पास ही ये सीक्रेट स्टोन्स होते हैं और इस तरीके से वेस्ट करने के लिए मिडिल 3 सेक्टर के पास में ये सीक्रेट स्टोन्स कम ही होते हैं और इसीलिए कोई भी सही दिमाग वाला एल्डर इन स्टोन्स को इस तरीके के अरेज के ऊपर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेगा और इस तरीके से इन्हें सिर्फ वही यूज कर सकता है जिनके के पास ये जूतों के समान होते हैं। तो इसलिए इसका सिर्फ सीधा यही एक मतलब है, वो जरूरी सुपीरियर 3 सेक्टों में से किसी डेमोनिक सेक्ट का ही एक बंदा है और इस वेस्टर्न लैंड का नंबर 1 डेमोनिक सेक्ट हेलियन फ्लेम सेक्ट है। तो अब जैसे ही जूफन ये सब कहता है तो जूफन की ये सारी बातें सुनने के बाद में उस फॉग के अंदर से भी कोई हंसते हुए कहता है सचमुच तुम्हारे कंधे के ऊपर एक काफी बड़ा और समझदार सिर है, बावजूद इसके कि तुम्हारी काफी ज्यादा लो कल्टीवेशन है, फिर भी तुमने बहुत अच्छा गेस्ट कर लिया। बच्चे बुरा नहीं है, तुम वो पहले पर्सन हो जो कि मेरे इस छोटे से गेम को समझ पाए हो। तो अब उस आवाज को सुनने के बाद में जूफन भी कहता है कि मैं तो बस ये सोच रहा था कि आखिर आपने कौन सी चाल चली थी जिससे कि आपने इस पूरी सिटी को बिना कोई आवाज किए एक ही झटके में अपने साथ ले गए, जबकि यहाँ तो ये सब सिर्फ एक इल्यूजन था कि वो स्वयं ही वहाँ से चले जाए। तो तब वो आवाज कहती है कि हालांकि सीक्रेट स्टोन से बनी 7th ग्रेड की अरे, इस अरे के ऊपर इससे क्या लाभ होगा? कुछ नहीं, बस यही। तो अब तभी ये सुनकर के सिस्टर चूचू भी हल्की से स्माइल करते हुए हंसने लगती हैं। तो ये देखकर के जूफन भी उनसे कहता है कि क्या तुम अभी भी हंस रही हो? क्या तुम्हें यहाँ पर अभी बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा? तो ये सुनकर के तो सिस्टर चूचू एक प्यारी सी एक घातक सी स्माइल देते हुए कहती है कि जब तक तुम मेरे और पास हो तब तक इस पूरी दुनिया में कोई भी मुझे नहीं डरा सकता। तो अब सिस्टर चूचू के इस कातिलाना अदा को देख करके तो जूफन भी एक पल के लिए उन्हें ही देखता रह जाता है और फिर एक हल्की सी स्माइल करता है। इसके बाद जूफन सिस्टर चूचू की कमर में हाथ डालते हुए उन्हें बड़े ही प्यार से अपनी ओर खींचता है और उनसे कहता है कि अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए तो मैं अब बिल्कुल भी छोड़ करके नहीं जाऊंगा। इतना कहते हुए जूफन अपनी किसी एनर्जी को सिस्टर चूचू की बॉडी में एंटर करा देता है। दूसरी ओर बाकी के वेनरेबल्स इस रोमांटिक माहौल को देखते हुए कहते हैं कि जूफन फाइंडिंग अभी भी हमारा इंतजार कर रहा है कि हम वहाँ जाकर के उसकी मदद करेंगे और उसे बचा करके लाएंगे। जबकि वो आवाज भी जूफन और किंगचन को इस तरीके से देख गुस्से में चिढ़ते हुए जूफन से कहती है कि कमीने बास्टर्ड, उस लड़की से अपने हाथ को दूर रख क्योंकि वो लड़की मुझसे बिलोंग करती है। तुम मेरे मुंह से इस तरीके से खाना ले रहे हो तो क्या तुम मरना चाहते हो? और अगर तुम इसी तरीके से जल्दबाजी का दिखावा करोगे तो तुम काफी ज्यादा जल्दी मारे जाओगे। तो जूफन वो उस आवाज को और ज्यादा चढ़ाते हुए कहता है कि इसमें क्या है, मैं तो बस कुछ ज्यादा ही चार्मिंग हूँ। तो बताओ आखिर तुम इस चीज के बारे में क्या ही कर सकते हो, क्योंकि एक चार्मिंग मैन हमेशा चार्मिंग रहता है। वो आवाज जूफन से कहती है कि अपने आप को ज्यादा ओवर एस्टिमेट मत करो क्योंकि मैं तुम्हें 49 डेज तक मेरे 7th ग्रेड की सोल रूटिंग मून अरे के अंदर तुम्हें तड़पाते रहूंगा और जब मैं तुम्हारी इस लड़की से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाऊंगा तो तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। इतना कहते ही वो बंदा अपनी फॉग की रेंज को बढ़ाने लगता है और उसका वो कोहरा ऊपर छत पे उन वेनेबल्स और जूफन की ओर आने लगता है। ये देख करके जूफन जल्दी से सिस्टर चूचू का हाथ पकड़ करके उन्हें अपने साथ ले जाकर कोहरे से दूर भगाने लगता है और किंग चैन से कहता है कि भागो जल्दी। और तभी अचानक वो कोहरा किंग चैन को घेर लेता है जिससे किंग चैन की आंखें वहीं नम हो जाती हैं और वो भी वहीं इल्यूजन में फंस के रुक जाती है। देख करके जूफन भी परेशान होते हुए किंग चैन को आवाज लगाने लगता है कि किंग चैन। अगर वो कोहरा वहीं नहीं रुकता बल्कि जूफन को भी अपनी चपेट में लेने लगता है और फिर जूफन और किंग चैन दोनों ही उस कोहरे में कवर हो जाते हैं। जिसके बाद वो आवाज जूफन से कहती है कि बेवकूफ, से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा दिमाग कितना भी ज्यादा तेज क्यों ना हो, मगर फिर भी तुम हो तो कमजोर ही ना। और एक छोटे से रेडन स्टेज की 2nd लेयर के कल्टीवेटर के साथ गेम खेलना मेरे लिए पूरी तरीके से वेस्ट ऑफ टाइम है, वरना तो मैं तुम्हारे साथ इस खेल को जरूर खेलता और फिर ये सब चीज इतनी ज्यादा बोरिंग नहीं होती। उस आवाज के इतना कहते ही जूफन और
किंग चेन के हाथ एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। किंग चेन इल्यूजन में फंस करके खुद ब खुद ज़ूफेन से दूर हटने लगती है और ये सब चीज होता हुआ देख करके ज़ूफेन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और फिर ज़ूफेन अपने 10th ड्रैगन की सोल हेवन शटरिंग ड्रैगन की पावर्स को अनलेस करता है, जिसके के सिर के ऊपर अशूरा ब्लू फ्लेम्स होती हैं। और फिर साथ ही ज़ूफेन की भी आंखें अशूरा ब्लू फ्लेम्स से चमकने लगती हैं। के साथ ही ज़ूफेन भी अशूरा ब्लू फ्लेम्स को अनलेस करता है और अपने आसपास की उस सारी धुंध को वो अपनी फ्लेम्स के प्रेशर से ही खत्म कर देता है। इस वजह से वो कोहरा ज़ूफेन की बॉडी में जरा सा भी एंटर नहीं कर पाता। इसी वजह से ज़ूफेन किसी भी इल्यूजन में नहीं फंसता। फिर ज़ूफेन एक इविल स्माइल देकर के हंसते हुए कहता है कि वो आदमी इतनी देर तक खेलता रहा है कि अब वो कुछ ज्यादा ही घमंडी हो चुका है और उसे उस बात का जरा सा भी सुराग नहीं है कि आखिर इस सब के एंड में आखिर में कौन हंसेगा। और अब समय आ गया है कि हम उसका पीछा करते हुए उसके ठिकाने तक जाएं। लेकिन फिर साथ ही ज़ूफेन अपने इर्द गिर्द देखता है तो उसके चारों ओर उस पूरी जगह पर कोहरा फैला हुआ होता है, जिसे देख ज़ूफेन कहता है कि ओ ये तो लगभग मैं भूल ही गया था कि मैं अभी भी उसकी अरे फॉर्मेशन में फंसा हुआ हूँ। फिर साथ ही ज़ूफेन हंसते हुए कहता है कि अगर तुम इस एक 7th ग्रेड की अरे को बना सकते हो तो क्या मैं भी ये नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास में भी तो सीक्रेट स्टोन्स का खजाना है। इतना कहते हुए ज़ूफेन अपना एक कदम बढ़ाते हुए वहीं पर एक झटके में एक पावरफुल सी अरे फॉर्मेशन को सेटअप कर देता है और कहता है कि अगर देखा जाए तो इस रेस्पेक्ट में मैं यहाँ पर तुम्हारा एंसेस्टर, तुम्हारा बाप हूँ बाप। साथ ही ज़ूफेन वहाँ पे खड़ा अपने कुछ हैंड साइन बनाता है। फिर साथ ही कुछ स्पेल कास्ट करते हुए कहता है कि जब अरे से अरे टकराएगी तो वहाँ पे होगा एक क्रैक। तो अब ज़ूफेन के इतना कहने के साथ ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और अगला सीन हमें उसी जगह का दिखाया जाता है जहाँ पे कि उस बंदे ने सभी लोगों को ला करके कैद किया होता है और वो सभी लोग एक गुफा के अंदर बेहोश पड़े होते हैं। साथ ही हमें वहीं पर साइड पर बैठी फेरी सुई और बाकी के तीनों वेनरेबल्स को भी दिखाया जाता है। तो अचानक से कोई बंदा दर्द में चीखते हुए कहता है नहीं 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 मुझे छोड़ दो, दर्द हो रहा है। इस को सुनकर के तो फेरी सुई भी शॉक हो जाती है और उनकी आंखें खुल जाती है। साथ ही बाकी के सभी लोग भी जाग जाते हैं और फेरी सुई अपने सामने के उस हट्टे कट्टे बंदे से कहती है बास्टर्ड अभी के अभी उसे छोड़ दो और यहाँ से जाने दो। मगर तभी हमें उस लाल बालों वाले बंदे को दिखाया जाता है कि अपनी एक इवल सी हंसी हंसते हुए कहता है लड़की क्या तुम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रही हो, मगर चिंता मत करो अब तुम्हारा नंबर भी जल्द ही आने वाला है। तो ये सुनकर तो फेरी सुई उससे चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम सचमुच में बहुत ही बड़े बेशर्म हो। जबकि इधर साइड पर वेनेबल यांग भी जाग चुके होते हैं और वो भी उस बंदे को देख कहते हैं कि हे लड़के हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते और हम लोग तो बस अचानक ही एक दूसरे से टकरा गए, इसलिए तुम जो चाहो वो इन लड़कियों के साथ कर सकते हो, लेकिन हमें यहाँ से जल्द ही जाने दो। तो वो लाल बालों वाला बंदा कहता है क्या कहा, तुम्हें जाने दूं? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है तुम्हें इन लड़कियों की मदद करते हुए, इसलिए अब तुम्हें और ज्यादा बेवकूफी बड़े एक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो वेनेबल यांग कहते हैं कि नहीं नहीं तुम्हें शायद कुछ गलत फैमिली हो रही है, वो तो हमारा लीडर था जो कि इन लड़कियों में से एक का ओल्ड फ्रेंड था, इसलिए वो इन लड़कियों की मदद करना चाहता था, ना कि हम तो बिल्कुल ही अलग हैं इनसे। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि उस लाल बालों वाली बंदे ने लड़की को बड़े ही बेदर्दी से गले से पकड़ रखा होता है और वो रो रही होती है, मगर वो लाल बालों वाला बंदा उसे इग्नोर कर कहता है कि अब इस चीज की कौन परवाह करता है, तुम लोग अब इस समय मेरी केव के अंदर हो, इसलिए अब तुम लोग सिर्फ और सिर्फ मेरा शिकार हो और अब मेरी इच्छा बढ़ी तुम लोग यहाँ पर जी पाओगे। कहते हुए वो लड़का उस लड़की की एनर्जी को ड्रेन करते हुए अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे उस लड़की की सारी एनर्जी सारी वाइटलिटी जाने लगती है। सारी एनर्जी चले जाने के बाद में वो लड़की वहीं पर मर जाती है और सिर्फ उसकी हड्डी का ढांचा ही पीछे रह जाता है। ये देख करके तो वेनेबल यांग भी शॉक होते हुए अपने मन में कहते हैं ये क्या, इसने तो उसकी सारी यिन एनर्जी को शोक लिया। तो अब ये सब सोच करके वेनेबल यांग उस लाल बालों वाले बंदे से कहते हैं कि ब्रदर अब जब तुम यहाँ पर एनर्जी को शक करने के मेथड को सीख रहे हो, इसलिए हम ओल्ड मैंस तो तुम्हारे लिए बिल्कुल ही यूजलेस हैं, क्यों ना अच्छा रहेगा कि तुम हम लोगों को यहाँ से जाने दो। तो वेनेबल यांग की ये बात सुनकर के वो बंदा अपने हाथ को ऊपर की ओर उठाता है और अपनी एनर्जी को अनलिस्ट करते हुए उन सभी लोगों में से एक लड़के को अपनी पावर से अपनी ओर खींचने लगता है, जैसे कि वो लड़का अपने आप उड़ते हुए उस लाल बालों वाले बंदे के हाथ में आ जाता है। तभी वो बंदा उस लड़के की एनर्जी को भी बॉडी से शक करते हुए अपने अंदर लेने लगता है। ये देख करके तो वेनेबल यांग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और उनके शरीर से टोटली पसीने छूटने लगते हैं और वो उस बंदे से पूछते हैं कि दोस्त क्या तुम एक आदमी हो या फिर
एक औरत, और क्या तुम सिर्फ एक को ही नहीं चुन सकते? इससे कम से कम हम में से कुछ को तो जीवित रहने का मौका मिल जाएगा। तो वो बंदा ईवल सी स्माइल देते हुए हंस करके कहता है मैं दोनों ही यिन और यान दोनों एनर्जी को ले सकता हूँ और तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही एक इथेरियल स्टेज की यान को टेंडर कर रहा हूँ और ये निश्चित रूप से मेरे लिए एक ट्रीट होगी। इसी के साथ अब हमें बताया जाता है कि हेलियन फ्लेम सेक्ट वो भी अपनी स्टेज पर आ गया है। तो गाइस इसी के साथ में ये अमेजिंग एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। तो गाइस अब वीडियो ज्यादा पसंद आई हो तो यार एक सुपर चैट भी जरूर मार देना। बाकी तो अब इसके आगे स्टोरी आप लोगों को इसके अगले एपिसोड में देखने को मिलेगी, जो कि अगले हफ्ते देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप लोगों को ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर ही जाना ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को आगे भी देखने के लिए। बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।